इतिहास को हमने सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, इतिहास को समझना होता है। इतिहास की घटनाओं को सिर्फ याद नहीं करना होता है, इतिहास की घटनाओं के सबक को सीख कर अपने जीवन को हमने बदलना होता है और इसलिए इतिहास महत्वपूर्ण होता है। A very warm good morning, students. Today is 6th of August. We all know this is a very important date of human history. 6th August and 9th August, as we, everywhere, every year we observe these days as एंटी-न्यूक्लियर डेज। ये वो दिन हैं जो हमें रिमाइंड करते हैं कि जो विज्ञान है, तकनीकी है, जिस पर इंसान को इतना फ़ख्र है, अगर उनका गलत इस्तेमाल किया गया, अगर उनका सही ढंग से यूज नहीं किया गया, कितने विध्वंसक हो सकती हैं। ये दो घटनाएं हमें रिमाइंड करती हैं इंसान की उस विध्वंसक सोच को जिससे सचमुच हमारे लिए बहुत बड़े खतरे पैदा करती हैं। आज भले ही न्यूक्लियर पावर होना एक तरह से फ़ख्र का विषय हो, लेकिन लड़ाई, न्यूक्लियर पावर, ये चीज़ें कभी भी कहीं भी सही नहीं होती हैं। आज पता नहीं ये फिल्मों का प्रभाव है या किस चीज़ का, लेकिन लोग लड़ाई को ऐसे सोचते जैसे कि लड़ाई सबसे बेहतर विकल्प है। लड़ाई कभी भी एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। इतिहास में हमने कई बार देखा है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक इतिहास तक हमेशा वो घटनाएं रही हैं जिन्होंने हमें रिमाइंड किया है कि लड़ाई कभी भी विकल्प नहीं है, शांति ही विकल्प है। तो बच्चों, आज मैं यहाँ पर 6 अगस्त के इस दिन को एक खास तरीके से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज मैं आपको हिबाकुशा एक शब्द है जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बॉम्ब के हमलों में बच जाते हैं, और ये स्पेसिफिकली हिरोशिमा और नागासाकी के जो सर्वाइवर्स हैं, जो उन बॉम्ब के विध्वंसक हमलों में जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और कई लोग कई सालों तक उसे पीड़ित रहे, उसके प्रभाव से, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एक हिबाकुशा शख्स की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसका नाम है सुएको टकाटा। सुएको टकाटा एक लड़की है। जब ये हमला हुआ, ये 9 अगस्त की बात है, 9 अगस्त 1945, जब ये दूसरा परमाणु बम नागासाकी शहर पर गिरा। पहला 6 अगस्त को गिरा था, आज के दिन, हिरोशिमा पर, लेकिन उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम गिरा नागासाकी पर। तो सुएको उस वक्त 6 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वो एक बॉम्ब के हमलों से बचने के लिए जो सेंटर बने होते हैं, वहाँ को जा रही थी। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और नीचे गिर पड़ी, और जैसे वो नीचे गिरी तभी लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर जो नागासाकी शहर था, वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि वो गर्मी का दिन था, सूरज अपने पूरे ताप पर था, परंतु उस बॉम्ब के गिरने से जो गर्मी पैदा हुई, जो चमक पैदा हुई, वो सूरज की गर्मी से भी कई गुना अधिक ज़्यादा थी। वहाँ पर हर तरफ पूरा शहर राख में अब तब्दील हो गया था। सुएको अगले दिन जब अपनी माँ के साथ नागासाकी शहर की तरफ गई अपनी मौसी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसकी माँ की छोटी बहन वहाँ रहती थी, तो उनको उनकी चिंता हुई। वो उस तरफ गए। रास्ते में एक नदी आती है जिसका नाम है उराकामी रिवर। उराकामी वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। उस नदी में से गुजरते वक्त, उसके बगल से गुजरते वक्त सुएको ने देखा कि वहाँ हर तरफ जानवरों के, मवेशियों के, इंसानों की लाशें पड़ी हुई हैं। कई लोग तो बॉम्ब के उस इम्पैक्ट से, बॉम्ब के उस धमाके से वहाँ उस नदी में गिर गए, और कई लोग पानी की तलाश में वहाँ पहुँच गए। सब झुलस गए थे, क्योंकि उस गर्मी से उनकी बॉडी झुलस गई थी, और आदमी जब झुलसता है तो सबसे पहले पानी ढूंढता है वो। तो वहाँ हर तरफ लाशें थी। सुएको को रास्ते में चलते वक्त बहुत संभल के अपने कदम रखने पड़ रहे थे, क्योंकि लाशें बिछी हुई थी हर जगह, और जो लोग बच गए थे उनके शरीर के अंग लटक रहे थे।
पूरी तरह से उनका चेहरा, उनका शरीर झुलस चुका था। कई लोग सुएको से मदद मांग रहे थे। वो 6 साल की बच्ची थी, उससे भी वो लोग मदद मांग रहे थे, इतने लाचार पड़े हुए थे लोग। वो विध्वंसक सीन, वो विध्वंसक नज़ारा सुएको कई वर्षों तक नहीं भूल पाई। उसको रात को सपनों में भी वो चीज़ें आती रहती थी, और अचानक सपनों रात को सोते वक्त वो उठ जाती थी और अपने बिस्तर से भागने लगती थी। उसकी माँ बोलती थी, कहाँ जा रही हो तुम? वो इतना हॉरिबल था उसके लिए कि उसके लिए रात तय काटना मुश्किल हो गया था। कुछ समय बाद उसके शरीर पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट होता है एटम बॉम्ब्स का, वो सबसे हॉरिबल होता है। उसे डायरिया होने लगा। कई महीनों तक, 2-3 महीनों तक उसे डायरिया की शिकायत रही। उसे बहुत तेज बुखार आ गया। उसके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसका वाइट ब्लड सेल्स काउंट बहुत ही कम, लगभग 1400 के आसपास आ गया था। एक नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स 4000 या 10-11 हज़ार के रेंज में होते हैं, बट वो 1400 के आसपास था। तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, और जब वो हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पर उसने पाया कि उसके जैसे ऐसे कई सारे और भी लोग थे जो उसी की तरह की समस्याओं से ग्रस्त थे। अक्सर उस हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में वो लोग घूमते थे, बातें करते थे। लगभग 9 बजे के आसपास वो एक दूसरे को गुड नाइट कह के अंदर जाते थे अपने कमरों में। 10 बजे के आसपास, लगभग 1 घंटे बाद, उसे लोगों को चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आने लगती थी, क्योंकि जब उनके अंदर वो दर्द उठता था, उस अंदर जो इम्पैक्ट हुआ था उनकी बॉडी में, उससे जो पीड़ा होती थी, लोग चिल्लाने लगते थे। वो चिल्लाते रहते थे रात भर, और लगभग सुबह 4 बजे के आसपास आवाज़ शांत होती थी और खबर आती थी कि वो व्यक्ति अब मर गया। ये लगभग हर रोज़ हो रहा था। हर रोज़ कोई न कोई इस तरह के लक्षण उसके उभरते थे, और फिर सुबह होते होते वो इंसान मर जाता था। सुई को घबरा गई थी। उसे लग रहा था अब मैं भी नहीं बचूंगी, और एक दिन सुबह उठूंगी मैं भी इसी तरह से मर जाऊंगी। तो इस तरह से उसके लिए बहुत हॉरिबल अनुभव था सब। वो इतना खौफनाक मंजर था उसके लिए कि उसने खुद को मारने की तक की कोशिश की। उसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन जब भी वो सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर जाती थी तो उसे अपने पेरेंट्स की याद आती थी। वो सोचती थी उसके पेरेंट्स उसे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं उससे, और उनको याद करके वो दोबारा नीचे आ जाती थी। कई बार ऐसे करते करते ज़िंदगी आगे बढ़ी, और जब लगभग 20-22 साल के वो लोग हो गए थे, सुई को हो गई थी, तो उसके जैसे जो और लोग भी थे, उन्होंने मिल के डिसाइड किया कि उन्होंने कुछ करना चाहिए। तो उन सब ने मिल के बहुत से इनिशिएटिव लिए, जिससे कि वो एक मैसेज दे सकें दुनिया को, शांति का। तो उन्होंने जापान की सरकार से अपील की, कई तरह के उन्होंने इनिशिएटिव लिए। ओइजुरु काई एक फोल्डिंग ओरिगामी पेपर जो रहता है, उससे क्रेन बनाते हैं, फ्लाइंग क्रेन। ये वहाँ का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जो पीस का शांति का प्रतीक होता है। उन्होंने ओइजुरु काई पेपर एक ग्रुप बनाया उसका, जो इस तरह के वो बना के एक तरह से मैसेज देते थे शांति का। उन्होंने सरकार से अपील की, और वहाँ पर जो एक नागासाकी में पीस पार्क है, इसी घटना की याद में एक पीस पार्क बनाया गया है। वहाँ पर एक गर्ल्स का, एक लड़की का स्टैचू बनाया गया ओरिजुरु काई के साथ। ये इस बात का प्रतीक था, ये उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि थी जो इस घटना में मारे गए थे। सुएको की कोशिश से वहाँ पर एक फाउंटेन बनाया गया। फाउंटेन इस बात के लिए था क्योंकि जिस वक्त ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कई लोग पानी की चाह में मर गए थे। उनको पानी, क्योंकि जो झुलस गए थे, मैंने आपको बताया, पानी की चाह में, तो वहाँ पर एक फाउंटेन बनाया गया उनके उनके सिंबॉलिक याद के लिए। और इस तरह के कई सारे और भी उसने वहाँ जो सर्वाइवर थे उनके अधिकारों के लिए, उनके पक्ष में बहुत सी आवाज़ें उठाई, उनके उनके अधिकारों के लिए बहुत से उसने इनिशिएटिव लिए। और फिर जब उनकी शादी हुई, तो जब वो प्रेग्नेंट हुई शादी के बाद, उनका जो बच्चा था 7 महीने की, जब वो 7 महीने की थी तो वो मिस कैरेज हो गया, वो बच्चा मर गया। लेकिन उस बच्चे को बॉडी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनके जो लक्षण थे, क्योंकि लक्षण दोबारा आते रहते थे हर साल लगभग, वो लक्षण दोबारा आते रहते थे। जो उनकी बॉडी में जो रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट पड़ा था, वो मतलब फ्रिक्वेंटली दोबारा दोबारा लक्षण दोबारा आते रहते थे।
और ये बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। उनको इतनी खून की उल्टियाँ हुई कि कई सारे जो बाउल्स होते हैं, जो प्याले होते हैं, वो खून से भर जाएँ, इतनी सारी खून की उल्टी हुई उनको। और इतना खून निकलने के कारण वो बच्चा जो मर गया था उसको निकाल भी नहीं सकते उनके शरीर से। फिर कई लोगों ने उन्हें ब्लड डोनेट किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया और वो बच गई। और 4 साल बाद दोबारा डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब वो माँ बनने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टर ने ये भी चेतावनी दी कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका बच्चा बचेगा, और उसका आपके लिए भी खतरा हो उसमें। लेकिन उसके बावजूद वो आगे बढ़ी और उन्हें बच्चा हुआ। तो ये जो कहानी है बच्चों, ये एक सुइको के जरिए ये एक तरह का सिंबल है। हालांकि इस तरह के कई और लोग भी रहे होंगे, परंतु ये सुइको के जरिए ये कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि कितना हॉरिबल, कितना विध्वंसक प्रभाव इस पूरे ब्लास्ट का रहा। युद्ध का तो रह ही रहा, लेकिन ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे हिरोशिमा नागासाकी में, इस पर 2-2.5 लाख लोग से ज़्यादा लोग मरे थे और कई लोग मतलब कई सालों तक, अभी लगभग उसको 70 साल के 75 साल तक हो चुके हैं। लेकिन जो उस वक्त जो लोग बचे थे इससे, और उनके आने वाली पीढ़ी में भी इसके प्रभाव देखे गए। तो ये हमें दिखाता है किस तरह से इंसान की नासमझी कितना भयंकर प्रभाव डाल सकती है। आज सुइको जो है, उन्होंने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। वो लड़ती रही, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करती रही, क्योंकि वो जो उनके अंदर की पीड़ा थी, एक साइकोलॉजिकल, शारीरिक, वो समय पर दोबारा दोबारा आती रही ज़िंदगी भर उनके साथ। लेकिन उन्होंने हमेशा कोशिश की एक पीस, एक शांति का मैसेज देने की। और नई पीढ़ी के लिए उनका मैसेज यही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे जो हथियार हैं वो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो होंगे तो उनका इस्तेमाल भी कभी ना कभी तो होगा। और जब उनका इस्तेमाल होगा तो ये जो भयंकर पीड़ा जो सुइको और जैसे कई लाखों लोगों ने झेली, वो दोबारा कईयों को झेलनी पड़ सकती है। तो आप इसके बारे में खुद बहुत सी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। और ये बात इसलिए भी ज़्यादा बहुत रिलेवेंट है आज की डेट में, क्योंकि आज हमने देखा आसपास कि बहुत से लोग युद्ध को बहुत ही लाइटली लेते हैं, लड़ाई को बहुत ही लाइटली लेते हैं। वो समझते हैं कि लड़ाई को विकल्प है, लड़ाई विकल्प नहीं है। हमारे देश की स्थिति और निश्चित तौर पर बहुत ही ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम इस तरह के आसपास के देशों से घिरे हैं जो अक्सर भारत के लिए समस्या खड़ी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाई विकल्प नहीं है, और विकल्प है डेवलपमेंट। जापान उसका अच्छा एग्जाम्पल है। उस विध्वंस के बाद जापान ने जो अपने देश में प्रोग्रेस किया, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट किया, वो आई थिंक वो आज सबसे बेस्ट कंट्रीज में से एक है जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है। तो मेरा आप लोग के लिए मैसेज यही है, क्योंकि आप लोग कई बार जोश में के आसपास के लोगों को देख के आप भी बड़े जोश में रहते हो, लड़ाई की बात करते हो। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, लड़ाई कभी भी विकल्प नहीं है।